हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव उसके और करीब जाकर सिगरेट को एक तरफ फेंक कर और कहता है, लेकिन ये वो चाय नहीं है जो मुझे चाहिए। नैना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। तभी एकदम से विवान उसके कमरे में आकर कहता है, आरव वो एकदम दोनों को इस तरह से देखकर अपने कदम वहीं रोक देता है। नैना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर आरव उसे वहाँ से हिलने भी नहीं देता। विवान अपना चेहरा फेरते हुए कहता है, तेरी ये रासलीला खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना, सिंह साहब आए हैं। आरव नैना की तरफ देखकर कहता है, आ रहा हूँ। विवान नीचे चला जाता है। आरव कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है कि चाहे कोई भी आए मुझसे दूर नहीं जाओगी तुम, जब तक मैं ना कहूँ, समझ गई ना। नैना सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। आरव उसे छोड़कर टेबल के पास जाकर एक कप चाय उठाकर अपने होठों से लगाता है। नैना उसी की तरफ देख रही थी। आरव फिर दूसरा कप भी अपने होठों से लगाता है और नैना की तरफ देखकर कहता है, चीनी नहीं है इसमें। नैना एकदम से कहती है, पर मैंने तो चीनी डाली थी। आरव अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ आओ। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आरव उसे अपने पास क्यों बुला रहा है। आरव कहता है, जल्दी आओ। नैना एकदम से उसके पास जाती है। आरव उसके हाथ में चाय का कप रखते हुए कहता है, पियो इसे। नैना चाय का कप अपने होठों से लगा लेती है और फिर आरव की तरफ देखकर कहती है, ये तो मीठी है। आरव उसके हाथ से चाय का कप लेकर अपने होठों से लगाते हुए कहता है, पता है। ये कहकर वह अपनी शर्ट उठाकर चाय पीते पीते बाहर चला जाता है। नैना वही खड़ी उसकी बात का मतलब समझते हुए कहती है, मतलब उन्हें मेरी झूठी चाय पीनी थी। ये सोचकर ही उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। उसकी नज़रें दूसरे चाय के कप पर जाती है जिसे आरव ने एक घूंट पिया था। वो चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगा लेती है। उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। आरव नीचे जाता है और एक छोटे से कमरे में चला जाता है जहां पहले से ही सिंह साहब और विवान उसका इंतज़ार कर रहे थे। आरव सिंह साहब के सामने सोफे पर बैठकर अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रख लेता है। तभी माधव आता है और टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखकर जाने लगता है। विवान कहता है, ध्यान रहे, इस कमरे की तरफ कोई भी नहीं आना चाहिए। माधव कहता है, जी भाई, मैं बाहर ही हूँ। ये कहकर माधव दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। उसके जाते ही सिंह साहब एक बैग आरव के सामने रखता है और बैग की चेन खोलकर अंदर रखा सामान उसे दिखाता है। आरव एक नज़र सामान को देखकर कहता है, रकम बोल। सिंह साहब कहते हैं, 50 लाख। ठीक उसी वक्त नैना नीचे आती है। उसकी नज़रें आरव की तलाश कर रही थी। इधर विवान कहता है, पर इस सामान के तो 45 लाख बनते हैं, 5 लाख ज़्यादा क्यों? सिंह साहब कहते हैं, 5 लाख इसलिए कि अभिजीत रॉय के नाक के नीचे से लेकर आया हूँ ये सामान। पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो इसे। आरव विवान को इशारा करते हुए कहता है, इसे 60 लाख रुपए दे। उस अभिजीत रॉय की बर्बादी देखना चाहता हूँ मैं। विवान गुस्से से कहता है, बहुत शराफत का चोला उड़कर घूमता है वो दिन दूर नहीं जब हमारी बंदूक होगी और उसकी खोपड़ी होगी। सिंह साहब कहते हैं, राजवंशी तक पहुंचना इतना आसान नहीं, बहुत ऊंची हस्ती है वो। अपने सारे गलत काम वो अपने डायमंड की बिजनेस की आड़ में करता है। क्राइम भी ऐसे करता है कि पीछे एक सबूत तक नहीं छोड़ता। अभिजीत रॉय के नाम से ही आरव का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से से गरजते हुए कहता है, बंद कर अभिजीत रॉय की गाथा, अपने पैसे ले और चलता बन यहाँ से। विवान उठता है और कमरे में रखी अलमारी में से पैसे निकालने लगता है। राजवंशी कहता है, आज रात 2 बजे हाईवे के पास इस माल की डिलीवरी कर देना और जितना मर्जी कमा लेना। विवान कहता है, वो हम देख लेंगे, तू ये अपने पैसे पकड़ और यहाँ से जा। कमरे में लगी खिड़की में से किसी की परछाई नजर आती है। सिंह साहब अपने पैसे लेकर उसी कमरे में बने हुए एक रास्ते से होकर, जो कि घर के पीछे की तरफ निकलता है। सिंह साहब भी उसी रास्ते से चला जाता है। आरव सिंह साहब के लाए सामान को देखने लगता है। विवान कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो दूसरे नौकर को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर अभी कौन था।
वो नौकर कहता है, यहाँ पर तो अभी वो मैडम थी जिसे आरव भाई लाए थे। ये सुनते ही विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवान गुस्से से कहता है, कहाँ गई वो? नौकर कहता है, वो तो बाहर मेन गेट की तरफ गई है। विवान उसके पीछे जाता है और देखता है कि बाहर मेन गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है और अंदर नैना, और दोनों ही कुछ बात कर रहे हैं। विवान का नैना पर शक और भी बढ़ता जा रहा था। वो बेहद गुस्से से नैना के पास जाता है और लगभग उसकी बाजू को मोड़ते हुए कहता है, किससे बात कर रही थी तुम? क्या बात कर रही थी? किसको इन्फॉर्मेशन दे रही थी? करने के आई हो तुम यहाँ पर? नैना अपनी बाजू छुड़वाते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। विवान उसकी बाजू को मोड़कर पीछे उसकी पीठ पर लगाते हुए कहता है, बताओ कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? किस मकसद से आई हो? इतने में ही आरव उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसकी नजरें जाती है गुस्से से भरे विवान पर और दर्द से चिल्लाती नैना पर। वो जल्दी से दोनों के पास जाता है। नैना अब भी दर्द से चिल्लाती हुई विवान की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, पर विवान तो गुस्से में पागल हो गया था। आरव उसके पास जाकर नैना को उससे अलग करता है और कहता है, पागल हो गया है तू? ये क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है बात करने का? विवान गुस्से से कहता है, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, और तू मुझे मत सिखा। फिर नैना की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, इससे तो आज मैं सच पूछ कर ही रहूँगा। ये कहकर वो वापस उस पर झपटने लगता है। आरव नैना को अपने पीछे करते हुए कहता है, बताएगा भी कि क्या हुआ है? विवान कहता है, पूछ इससे कि किससे बात कर रही थी यहाँ पर खड़ी होकर, और क्या बात कर रही थी। आरव नैना की तरफ देखता है जिसकी रो रो कर हिचकियाँ बंद हो गई थी। वो रोते हुए कहती है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। विवान कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें उस फूल बेचने वाले से बात करते हुए। नैना कहती है, वो फूल वाला फूल खरीदने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया, और कुछ नहीं बोला मैं सच कह रही हूँ। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। विवान कहता है, और उस कमरे के बाहर क्या कर रही थी तुम? नैना डरते डरते कहती है, वो मैं वहाँ रखे पौधों में पानी डाल रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। उसकी आवाज़ अटक रही थी। वो रो रो कर कह रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके आंसू उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। आरव विवान की तरफ देखता है, वो भी नाराज़गी से, जैसे कह रहा हो कि तू आराम से भी बात कर सकता था। विवान उससे कहता है, क्यों घूर रहा है? एक लड़की तुझे पागल बना रही है और तू बन रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, उठाकर बाहर फेंक दे इसे, वरना एक दिन तू भी बहुत पछताएगा। ये कहकर वो गुस्से से नैना को घूरते हुए घर के बाहर चला जाता है। विवान उसे नहीं रोकता क्योंकि वो जानता था विवान गुस्से में किसी की नहीं सुनता। नैना अब भी रो रही थी, उसकी हिचकियाँ नहीं रुकती। वो आरव की तरफ देखकर और रोते हुए कहती है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं सच में किसी से बात नहीं कर रही थी। रोते रोते वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है, किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी सच्चाई बयान कर रही थी। आरव उसके करीब जाकर उसके रेशमी बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। नैना को इस वक्त किसी के प्यार की, किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी। वो एकदम से आरव के सीने से लग जाती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी से बात। आरव बेहद आराम से लगातार उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आरव उसको एक छोटे बच्चे की तरह संभाल रहा था। नैना अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट देती है। आरव भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। नैना को आरव की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। पहली बार वो किसी के इस तरह करीब आई थी। पहली बार किसी ने नैना को समझा था। पहली बार उसे किसी ने इस तरह संभाला था। धीरे धीरे नैना शांत होती है। उसे एहसास होता है कि वो आरव के बेहद करीब है। वो एकदम से आरव से अलग हो जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। आरव एक गहरी सांस लेकर विवान को फ़ोन करने लगता है। नैना अपने कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसकी बाजू अब भी दर्द कर रही थी। रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थी। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया था। वो अपने ख्यालों में खोई बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दीवार से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव नीचे गार्डन में
सिगरेट सुलगाता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। उसकी नज़रें नैना के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ज़िंदगी से कितना थक गई हो। आरफ के कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। नैना उठकर दरवाज़ा खोलती है और सामने आरफ को देखकर अपनी नज़रें झुकाकर दरवाजे से पीछे हो जाती है। आरफ अंदर आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। आरफ बिना कुछ बोले नैना की अलमारी खोलता है और एक ब्लैक कलर का सूट निकालकर नैना को पकड़ाते हुए कहता है, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ जल्दी। ऐसा कहकर आरफ नीचे चला जाता है। नैना बुझे मन से तैयार होने लगती है और ठीक 10 मिनट के बाद वो नीचे जाती है। आरफ सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। सीढ़ियों से उतरती नैना पर उसकी नज़र पड़ती है। ब्लैक कलर का सूट जो कि नैना को थोड़ा ढीला था, गले में ढला हुआ दुपट्टा, बालों की पोनी बनाई हुई थी जो कि उसकी कमर तक आ रही थी। सादगी में भी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। काले रंग में उसका रंग और भी निखर रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। ऊपर से आरफ की गहरी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी और ये बात नैना को भी पता थी। वो चुपचाप आकर आरफ के सामने खड़ी हो जाती है। आरफ उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी चलाने लगता है। नैना बिल्कुल खामोश रहती है। बस वो एकटक शीशे में से बाहर देखती रहती है। आरफ उसकी तरफ ही देख रहा था। बात बात पर सवाल करने वाली नैना आज बिना कुछ पूछे उसके साथ जा रही थी। आरफ सामने देखते हुए कहता है, आज तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। नैना उसकी तरफ बिना देखे कहती है, आप लेकर जा रहे हैं तो सवाल करने का मतलब ही नहीं उठता। आप कुछ गलत थोड़ी करेंगे मेरे साथ। आरफ कहता है, हो सकता है मैं गलत ही करूं, हो सकता है मेरे इरादे ठीक ना हो। इतना भरोसा एक अजनबी पर। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, अजनबी नहीं है आप मेरे लिए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर आरफ नैना को कहाँ लेकर जा रहा है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।